Good morning students. I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Sociology, Chapter 2, Terms, Concept and their uses in Sociology. बेटा इसका फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले वाले क्लास के अंदर ले चुके थे. आज हम सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर स्पेशली वर्णा और जाति के बारे में बताएंगे. तो ऑरिजिन ऑफ कास्ट एंड वर्णा स्कीम, यानी कास्ट का जन्म कहां से हुआ, वर्ण किस तरह से बने थे. तो दे आर नो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू शो द एग्जैक्ट एज ऑफ कास्ट सिस्टम. अभी तक कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड ये नहीं है कि भाई कास्ट सिस्टम कब से चालू हुआ. कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास में अभी तक इसका नहीं आया जो कि कास्ट सिस्टम के बारे में उसकी बता सके कि भाई इतने हजार साल पुराना है ये. द कास्ट सिस्टम स्टूड फॉर द डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ पीरियड. अब ये अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ, अलग अलग चीजों के ऊपर लेकर के डेवलप हुआ. तो वास्तव में इट इज बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम ऑरिजिनेटेड इन द वर्णा सिस्टम ऑफ द ऋग वैदिक सोसाइटी. तो इसका जन्म जनरली माना जाता है कि भाई ये ऋग वैदिक काल से कास्ट सिस्टम चालू हुआ था. तो और इसकी जो एज बताई जाती है, अर्लीस्ट फेज जो है इसकी 900 BC से 500 BC तक. द कास्ट सिस्टम वाज एक्चुअली द वर्णा सिस्टम, यानी जो कास्ट सिस्टम था यही वर्णा सिस्टम था. अब वर्णा सिस्टम क्या था? वर्णा मीन्स कलर, वर्ण. तो द वर्णा सिस्टम डिवाइडेड द हिंदू सोसाइटी इनटू 4 कैटेगरीज. पूरे हिंदू, अब हिंदू एक धर्म के ऊपर नहीं लेकर के हिंदू एक संस्कृति है. तो उस संस्कृति को जो लोग फॉलो करते थे वो हिंदू कहलाए. जो इंडस रिवर के आसपास रहा करते थे, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था. तो ये जो हिंदू सोसाइटी के अंदर वर्णा को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया. कलर के बेस के ऊपर, ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर, और जो फर्स्ट 4 थे ब्राह्मण पूजा पाठ वगैरह करवाया करते थे. जितने भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं वो लोग ये लोग करते थे. क्षत्रिय, वॉरियर्स एंड किंग्स, ये भी एक उच्च जाति के अंदर आते थे. युद्ध करना, योद्धा हुआ करते थे, अपने कंट्री को सेव करना इनका मेन काम होता था. वैश्याज, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये भी एक कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड थे. एंड लास्ट वन इज शूद्रा, सर्विस कास्ट लाइक आर्टिशन, पीजेंट एटसेट्रा. ये लोग जो कि अदर 3 कास्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. अब इसके अलावा भी एक और कास्ट ग्रुप था, that is untouchable or the panchmas. The 5th category were outside the varna scheme. ये यानी 4 जो कास्ट थे उससे बिल्कुल अलग थे. Initially these divisions were not very rigid. They represented more occupational division. अब पहले जो था ये कास्ट सिस्टम, ये वर्णा सिस्टम कोई रिजिड नहीं था. रिजिड का मतलब ये नहीं था कि जिस कास्ट के अंदर उसका बर्थ हुआ है वो उसी कास्ट को बनेगा. ये जो कास्ट सिस्टम जो था वो ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर था. तो देयरफॉर मोबिलिटी अक्रॉस कैटेगरीज वाज पॉसिबल, यानी दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट एंड दे born in the lower caste, after then they can change their caste. अब वो कास्ट जो चेंज किस बेस के ऊपर करेंगे? अपने ऑक्यूपेशन को बदल करके करेंगे. तो अगर उनका ऑक्यूपेशन अपर कास्ट की तरह है तो उसकी कास्ट अपर कास्ट की तरह हो जाती थी. जैसे कि आपका विश्वामित्र क्षत्रिय कुल के अंदर इनका जन्म हुआ था. बाद में अपना सब राजपाट त्याग दिया इन्होंने और एक मॉन्क बन गए, साधु बन गए और एक ब्राह्मण बन गए. ऋषि विश्वामित्र के नाम से फेमस हुए. तो इस तरह से कास्ट सिस्टम एक ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर डेवलप हुआ था.
It is also believed by historians that the Varna system initially represented the division between the Aryan and Dravidian. अब कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं, यानी आर्य का मतलब माना जाता था श्रेष्ठ, तो आर्य और द्रविड़ जो ये स्पीसीज थी उनके बीच में डिवीजन भी किसके थ्रू शो होता था? वर्णा सिस्टम के थ्रू ही शो किया जाता था। अब द पोस्ट वैदिक पीरियड, द नंबर ऑफ सब डिविजन्स विद इन विच वर्णा इंक्रीज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अब कास्ट के अंदर भी, आपके वर्णा के अंदर भी सब डिविजन्स होते गए। अब वो सब डिविजन्स की जो ग्रोथ हुई थी किस बेस के ऊपर? यानी जब पर्सन की स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हो जाती थी उसके बाद में ये सब डिविजन्स डेवलप हुए थे। तो कॉन्सिक्वेंटली न्यू सब ग्रुप्स इमर्ज विद इन वर्णा स्कीम। तो जो सब ग्रुप्स थे वो भी है जो क्या बोलते हैं इस वर्णा स्कीम के अंदर क्या होते गए? इमर्ज होते चले गए। अब कास्ट बिकम रिजिड। अब इसके बाद में धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ। जहां पहले ऋग्वैदिक काल के अंदर कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था, मोबिलिटी पॉसिबल थी, अब कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, यानी उसको बर्थ के बेस के ऊपर अब डिफाइन किया गया। जिस जाति में उसका जन्म हुआ है वो उसी जाति का रहेगा, उसका जो ऑक्यूपेशन भी वही अडॉप्ट करेगा। तो ईच वर्णा एंड इट्स सब डिविजन्स वाज रैंक्ड हायरार्चिकली विद स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्निंग देयर लाइफ एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कास्ट। अब हर एक वर्णा सिस्टम के जो सब ग्रुप्स थे या सब डिविजन्स थे उनका जो डिवीजन होता था वो भी एक हायरार्चिकली डिवीजन होता था और हर का अपने लेवल के ऊपर उनके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होते थे, स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्निंग देयर लाइफ, जिसके बेस के ऊपर उनकी लाइफ को गवर्न किया जाता था। और अलग अलग कास्ट ग्रुप के साथ में उनके किस तरह से रिलेशन मेंटेन होते थे, ये सारी चीजें इसके अंदर आती थी। जो फर्स्ट थ्री वर्णा यानी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, या इसको ये भी कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको ट्वाइस बॉर्न कास्ट कहा जाता था। अब नया वर्ष आ गया ये आपका कि ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ट्वाइस बॉर्न कास्ट का मतलब है कि उस जाति में तो उसका जन्म हुआ ही है, साथ में उसका उपनयन संस्कार वगैरह भी उसी हिसाब से हुए हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला गया? ट्वाइस बॉर्न कास्ट। तो द rigid and hierarchical division of society got religious justification through the ancient religious text like the धर्मशास्त्र as well as the मनुस्मृति। तो यहां पर ही कह रहा है जो रिजिड और हायरार्चिकली सोसाइटी का जो डिवीजन हुआ था उसका आधार क्या माना गया कि धर्मशास्त्र, भाई शास्त्रों में यह लिखा है इस पर्सन को यही काम करना है, मनुस्मृति का सहारा लिया गया, धर्मशास्त्रों का सहारा इसके अंदर लिया गया। तो दिस टेक्स्ट सेट आउट कास्ट रूल्स। अब इन्हीं टेक्स्ट के बेस के ऊपर कास्ट के रूल्स बनाए गए। अनइक्वल ड्यूटीज ऑफ द वर्णा, अलग अलग जो वर्णा के लोग थे उनकी ड्यूटीज को डिवाइड किया गया अलग अलग तरीके से, एंड देयर सब डिविजन्स में। तो इनफैक्ट रिलीजियस नोशन ऑफ कर्मा एंड धर्मा स्ट्रेंथन द कास्ट सिस्टम। तो वास्तव में जो रिलीजियस नोशन था ऑफ कर्मा का और धर्मा का, इससे कास्ट सिस्टम क्या हुआ? और भी ज्यादा पावरफुल हुआ। अब आता है हमारा आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। यानी प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, जो पर्सन एक ऊंचे दर्जे का ऑक्यूपेशन कर रहा है, मंदिरों के अंदर पूजा पाठ कर रहा है, यानी जिनको ब्राह्मण कहा गया उनको एक प्योर पर्सन बोला गया, और जो अनटचेबल्स वगैरह थे उनको एक तरह से पॉल्यूशन के नाम दिया गया। तो पॉल्यूशन का मतलब यहां पर जो फिफ्थ कैटेगरी जो अनटचेबल्स थे उनके लिए वर्ड्स रेफर में हुआ है। तो ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर कास्ट हायरार्ची वाज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड थी, और ये किससे लिए गए? रिलीजियस टेक्स्ट जो धर्मशास्त्र थे उनका सहारा लिया गया इनको अपने आप में सिद्ध करने के लिए। तो ऐसा माना जाता था कि जो सबसे ज्यादा प्योर पर्सन माना जाता था वो किसको? ब्राह्मण को माना जाता था, सबसे ज्यादा सुपीरियर उनको माना जाता था।
और जो अनटचेबल थे ये मोस्ट पॉलिटिक, यानी सबसे ज्यादा इंफीरियर इनको समझा जाता था। तो यहां तक कि ये माना जाता था कि भाई अगर ब्राह्मण का टच भी हो जाता है या उसका तो सब आशीर्वाद मिल गया आपको, प्योर है ये। और एवरेज जो भी चीज आपके अनटचेबल से रिलेटेड हुआ करती थी, अगर वो टच हो गया आफत आ गई एक तरह से बहुत बड़ी। अब घर जा, नहा, सारे काम होते थे। इवन मैन जो अनटचेबल पीपल थे उनकी परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। एंड ऑक्यूपेशन, जो काम कर रहे हैं वो भी इसको क्या इम्प्योर, ये तो गंदा काम कर रहा है। तो वो लोग जो अनटचेबल्स थे उनके टच करना, उनकी परछाई भी पड़ जाना, एक तरह से उसको भी गलत माना जाता था इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब फीचर्स ऑफ कास्ट, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव मेंशन्ड फीचर्स आर ओनली द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फाउंड इन द एंशिएंट टेक्स्ट, यानी ये जो फीचर्स थे वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर बताए गए थे। हमारे पास में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इस टाइप का। तो दीज रूल्स एक्चुअली और एम्पिरिकली डिटरमाइंड बाय द लाइफ ऑफ डिफरेंट कास्ट, तो यही जो रूल्स थे उसी से ही अलग अलग कास्ट ग्रुप की लाइफ जो है वो डिसाइड होती थी। अब आता है हमारा कास्ट। तो यहां पर क्या रहा है, कास्ट इज एस्क्राइब्ड, यानी किस बेस के ऊपर, बर्थ के बेस के ऊपर कास्ट डिसाइड होती थी। अब बर्थ के बेस के ऊपर, यानी जिस कास्ट के अंदर उसका जन्म हुआ है, जिसके पेरेंट्स जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं वो पर्सन भी उसी कास्ट को बिलोंग करेगा। तो ए पर्सन इज बोर्न इनटू द कास्ट ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी जिस कास्ट के अंदर उसके पेरेंट्स का जन्म हुआ है उसी कास्ट के अंदर उस बच्चे का भी बर्थ होगा। तो कास्ट इज नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, वन कैन नॉट चेंज वंस कास्ट और लिव इट, यानी ये आपका चॉइस का मैटर नहीं था कि भाई जिसको कि आप आगे जाकर के चेंज कर पाए, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपका जन्म अपर कास्ट में हुआ है तो आप अपर कास्ट को बिलोंग करेंगे, लोअर कास्ट में हुआ है तो आप लोअर कास्ट को बिलोंग करेंगे। अब कास्ट इज एंडोगोमस, यानी इसके भी अंदर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसे मैरिज रेस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, केवल आप है जो क्या बोलते हैं प्रतिबंधित था कि आप अपने समाज के अंदर ही, अपनी सोसाइटी के लोगों के अंदर ही शादी संबंध वगैरह कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप में जाके आप शादी संबंध नहीं कर सकते। यहां तक कि खाने का और फूड शेयरिंग के भी अपने रूल्स रेगुलेशन थे। तो कास्ट मेंबरशिप इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। अब यानी इसके अंदर आपके फूड और फूड शेयरिंग, यानी आप क्या खाना खाएंगे और किसके साथ में बैठ करके आप खाना खा सकते हैं, इसके भी रूल्स रेगुलेशन डिसाइडेड थे। व्हाट काइंड ऑफ फूड मे और मे नॉट बी ईटन इज प्रिस्क्राइब्ड, आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ऑब्वियसली आपको वेजिटेरियन ही खाना पड़ेगा। उसी जाति के लोगों के साथ में आप अपना फूड शेयर कर सकते हैं, उनके साथ में बैठ के आप खाना खा सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरी जाति के साथ बैठ के खाना खा लिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, सीधा सीधा ये बोला जाता था। तो इट्स प्रिस्क्राइब्ड एंड whom वन मे शेयर फूड विद इट्स आल्सो प्रिस्क्राइब्ड। तो हायरार्ची ऑफ रैंक एंड स्टेटस, तो जितनी भी कास्ट थी, ऑल कास्ट एंड अरेंज्ड इन ए हायरार्चिकल ऑफ रैंक, एक रैंक के हिसाब से कास्ट क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। सबसे टॉप पर ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। एंड स्टेटस वाइल द हायरार्चिकल पोजीशन ऑफ मेनी कास्ट में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब लेकिन वैसे तो ये एक जैसा था कास्ट सिस्टम, लेकिन एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जो कास्ट भी थी, जो उनके वर्क थे, वो भी क्या होते थे, डिफर होते थे। अब आता है हमारा सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कहता है कि कास्ट इन्वॉल्व सब डिविजन विद इन देमसेल्फ, दैट इज कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सब कास्ट एंड सब कास्ट में हैव सब कास्ट। अब यहां पर एक रहा है जो कास्ट के अंदर अब डिवीजन हो गया, यानी जातियों से उपजातियां बन गई, और कास्ट जो थी हमेशा उसके अंदर जो सब कास्ट थी, अब सब कास्ट का भी सब डिवीजन हो गया।
तो ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन, यानी सबसे पहले उसका लिंक किससे था आपका ऋग्वैदिक काल में, तो ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर था। तो ए पर्सन बोर्न इनटू ए कास्ट कुड ओनली प्रैक्टिस द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद दैट कास्ट, यानी जिस जाति में उसका जन्म हुआ है वो उसी जाति के अनुसार उसी तरह का काम कर सकता है। तो सो ऑक्यूपेशन वर हेरिडेटली अंडर कास्ट सिस्टम, यानी जो ऑक्यूपेशन थे वो भी कास्ट सिस्टम के अंदर ही आते थे। वर्ण एंड जाति। तो सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ विलेजेस इन 1950 to 70 revealed that caste as it actually function at local level is different from the varna scheme। तो 1950 से 70s के अंदर जो विलेजेस के अंदर लोग रह रहे थे उनकी स्टडी की गई, सोशियोलॉजिकल स्टडी की गई, तो उसके अंदर बताया गया कि जो लोकल लेवल के ऊपर लोग हैं वर्णा स्कीम उनके लिए क्या है, अलग अलग है। वर्णा जाति ए ब्रॉड पैन इंडियन एग्रीगेटिव आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग हायरार्ची एंड क्लासिफिकेशन एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट लेवल, यानी ये जो जाति सिस्टम जो था हमारा वो तो एक यूनिफॉर्म था, सब जगह के ऊपर एक जैसा था, लेकिन इनका जो वर्क था वो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर अलग अलग हुआ करता था। देयर आर एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट एंड कॉन्टेम्परेरी विलेजेस। कई तरह की कास्ट ग्रुप थे, सब कास्ट ग्रुप थे वर्तमान समय के अंदर। तो स्टडीज बताती है कि कास्ट सिस्टम इज कॉन्टेम्परेरी इंडिया हैज टू मेन एस्पेक्ट, यानी इसके दो पहलू थे कास्ट सिस्टम के। तो सबसे पहला जो पहलू था वो था रिचुअल, जो हमारे पुराने रीति रिवाज वगैरह जो चले हुए आ रहे थे उससे रिलेटेड ये चीजें हुआ करती थी। इट इज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ प्योरिटी के ऊपर बेस्ड था। इट इज डिराइव फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, यानी जो हमारे कस्टम है, जो कल्चर है, वो सब कुछ हमारा रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड था। और दूसरा था हमारा सेक्युलर एस्पेक्ट। अब सेक्युलर एस्पेक्ट के अंदर दो चीजें आती थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो कास्ट पोजीशन इन लोकल हायरार्ची डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर, यानी जो लोकल बेसिस के ऊपर कास्ट कौन ज्यादा पावरफुल है कौन ज्यादा नहीं है, ये दो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी। एक तो रिचुअल एंड कस्टम ऑफ कास्ट, यानी आपके क्या सिस्टम है, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है। सेकेंड आपका फूड हैबिट, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, पॉर्क ईटिंग है या नॉन पॉर्क ईटिंग है, ये सारी चीजें। किस तरह का आप काम धंधा कर रहे हैं ऑक्यूपेशन के अंदर है। लैंड होल्डिंग, कितनी जमीन है आपके पास में, जमींदार है या नहीं है। पॉलिटिकल पावर, समाज के ऊपर कितना होल्ड है। तो एट लोकल लेवल वेरी ऑफन इंटरमीडिएट एंड लोअर लेवल कास्ट ट्राई टू राइज अप इन द कास्ट हायरार्ची थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। तो लोकल लेवल के ऊपर जो इंटरमीडिएट कास्ट थे या जो लोअर कास्ट थे वो कोशिश ये करते रहते थे कि संस्कृताइजेशन के बेस के ऊपर वो क्या करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें। यानी अब क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या रहा है, ये संस्कृताइजेशन ये नया वर्ष आया है, इसका कॉन्सेप्ट जो लिया गया था, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस जो कराया था मिस्टर M.N. श्रीनिवास ने कराया था। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच, इसके अंदर बताया कि लो हिंदू कास्ट और ट्राइब ट्राइज टू अचीव अपवर्ड मोबिलिटी इन द लोकल हायरार्ची बाय एमुलेटिंग द कस्टम, रिचुअल्स एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्वाइस बॉर्न कास्ट। यानी यहां पर ही बताता है कि जो हिंदू कास्ट है या ट्राइब्स हैं वो ऊपर आने की कोशिश किया करते थे। किसके थ्रू, जो अपर कास्ट के जो रिचुअल्स थे उनको एडॉप्ट करके, जो कस्टम थे ट्रेडिशनली जो चीज चली आ रही थी उसको एडॉप्ट करके। जस्ट लाइक जैसे जो पर्सन नीचे कास्ट का था, लोअर कास्ट का, वह शराब वगैरह पी रहा है तो उसने कह दिया भाई मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, लिक्वर को छोड़ दिया उसने। नॉन वेजिटेरियन था, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं अब वेजिटेरियन बन गया। तो उस बेस के ऊपर उसने यानी अपनी संस्कृति को उसने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया।
अब आता है हमारा डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट इज ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया। इसको भी सबसे पहले बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हुए थे ये एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने इसको बताया था कि, और किसलिए बताया था कि जो रूरल इंडिया के अंदर जिस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है उसको समझने के लिए उन्होंने इस वर्ड्स को यूज में लिया था। तो डोमिनेंट कास्ट आर दोज इंटरमीडिएट कास्ट। कौन सी बात है इंटरमीडिएट कास्ट के अंदर? इसके अंदर जरूरी नहीं कि वो पर्सन ब्राह्मण हो। इन पार्ट्स ऑफ पंजाब, यूपी, हरियाणा नॉन ब्राह्मण कास्ट आर डोमिनेंट कास्ट। यानी ये जो एरिया थे, पंजाब है, यूपी है, ब्राह्मण है, अब इस एरिया के अंदर जो लोग नॉन ब्राह्मण थे वो सोसाइटी के ऊपर डोमिनेट किया करते थे। दैट एक्सरसाइज डोमिनेशन एट लोकल और रीजनल लेवल। जो लोकल और रीजनल लेवल का डोमिनेशन करते इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। अब यानी उनकी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी। सेकंड आता है, अब इसके अंदर मेन जो करेक्टरिस्टिक्स थी किस बेस के ऊपर? एक तो दो चीजों के ऊपर बताइए, एक तो इकोनॉमिक पावर और दूसरी है पॉलिटिकल पावर। तो जो इकोनॉमिक पावर है उसके अंदर बताया कि यानी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप कौन से होते थे? जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, यानी जमींदार किस्म के लोग, एक लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड दे वर हैविंग। और जब लैंड रिफॉर्म हुए तो उसके बावजूद भी ये इस चीज में सफल हो गए थे कि इनके पास में लैंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर थी, लैंड रिफॉर्म होने के बाद भी। तो इसके बेस के ऊपर उनकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, एग्रियन, कल्टिवेबल। आल्सो दे हैव ग्रेटर एक्सेस टू अर्बन सोर्सेज ऑफ इनकम। अब गांवों के अंदर तो इनके पास में मेन डोमिनेंट थे ही, अर्बन एरिया के अंदर भी इनके पास में इनकम के बहुत सारे सोर्सेज थे, क्योंकि पैसा जो वहां से आता था उसको ये लोग सिटी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। वेस्टर्न एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाना, गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी इन लोगों की काफी ज्यादा पहुंच हुआ करती थी। जो लैंडलॉर्ड्स थे गांवों के अंदर जो कि सोसाइटी के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, उन लोगों का, यानी गांवों के अंदर तो था ही सही, शहरों के अंदर भी इनका प्रभाव बना हुआ था। सेकंड आता है हमारा पॉलिटिकल पावर। तो जो डोमिनेंट कास्ट आर न्यूमेरिकली प्रीपोंडेरेंट, यानी दिस लीड्स टू डोमिनेंस इन रीजनल पॉलिटिक्स, यानी इनका प्रभाव रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर ही पूरा बना हुआ था। जैसे कि आपके यादव ऑफ बिहार, अब ये नॉन ब्राह्मण थे, लेकिन नॉन ब्राह्मण के साथ में बिहार के अंदर इनका पूरा वर्चस्व बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। बिहार और यूपी में रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये रेड्डी भी एक कास्ट ग्रुप है जो कि आंध्र प्रदेश ब्राह्मण हुआ करते थे ये एक तरह से। एंड जाट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो यानी ये लोग एक तरह से इन्होंने पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर रखा था। सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। तो यहां पे कह रहा है सोसाइटी इज हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, आपस के अंदर भाईचारे का एक सोसाइटी क्या है? ह्यूमन का एक ग्रुप जहां पर लोग आराम से भाईचारे के साथ में रहते हैं, हर एक का अपना अपना रोल डिसाइडेड है। तो इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट एंड प्रोग्रेस सोसाइटी हैज टू एक्सरसाइज ए सर्टेन कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर। तो अब सोसाइटी एग्जिस्ट करे, प्रोग्रेस उसकी होती रहे, तो उसके लिए भी जरूरी था कि सोसाइटी के लोगों के ऊपर कुछ कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल्स आर टर्म, जो कंट्रोल किया गया उसी को क्या नाम दिया गया? सोशल कंट्रोल। अब इसके लिए जो एल बर्नार्ड ने बताया कि सोशल कंट्रोल क्या है? सोशल कंट्रोल इज ए प्रोसेस बाय विच स्टिमुली आर ब्रॉट टू बियर effectively upon some person or group of person, thus producing responses that function in adjustment of the group। यानी जो सोशल कंट्रोल क्या है कि समाज के द्वारा उसके लोगों के ऊपर किया गया कुछ
कंट्रोल, जिससे कि समाज के सदस्य, सोसाइटी के जो मेंबर है, अपने दूसरे मेंबर के साथ में अपना एडजस्टमेंट सेटअप कर पाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल, अब क्या है साहब सोशल कंट्रोल की विशेषताएं? तो इसका एक इन्फ्लुएंस था। द इन्फ्लुएंस में बी एक्सेसिव थ्रू पब्लिक ओपिनियन, क्वेश्चन, सोशल सजेशन, रिलीजन, अपील टू रीजन एंड एनी अदर मेथड फाउंड सुटेबल बाय द ग्रुप। अब इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? जो पब्लिक की ओपिनियन है, जो समाज के लोगों की धारणा बनी हुई है, ओपिनियन बनी है, उसका लोगों को बताया जाए, सोशल सजेशंस दिए जाएं, और भी कई सारे दूसरे तरीके थे जिसके बेस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बनाया जाता था। तो इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज बाय सोसाइटी। अब इसका प्रयोग कौन करते थे? इन्फ्लुएंस का सोसाइटी के थ्रू इसका यूज में इसको लिया जाता था। इट मीन्स दैट द ग्रुप इज बेटर एबल टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द इंडिविजुअल। यानी अगर आप किसी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ कहेगा तो उसका प्रभाव कहने का मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन समाज के लोग का एक ग्रुप उस पर्सन को कोई सजेस्ट करता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। यही चीज यहां पर इससे बता रहा है। अब वो ग्रुप क्या हो सकता है? आपका फैमिली, चर्च, स्टेट, क्लब, स्कूल, ट्रेड एटसेट्रा। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फ्लुएंस हाउएवर डिपेंड्स ऑन वेरिएबल फैक्टर। जो इफेक्टिवनेस थी वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी। कई बार जो इन्फ्लुएंस था वो भी एक फैमिली से दूसरी फैमिली के बीच में अलग अलग होता था। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लैन मे बी मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द चर्च से ज्यादा। चर्च से ज्यादा का मतलब यहां पे चर्च जो वर्ड आया किसके लिए आया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह सबके लिए। उससे ज्यादा एक क्लैन जो चला हुआ सिस्टम आ रहा है उनका वंश का, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता था। द इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज फॉर प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। अब यह, और इसका यूज किस लिए किया जाता था? मेन चीज थी कि ग्रुप के सदस्यों का भला हो, उनका कल्याण किया जाए, उनको बेटरमेंट पोजीशन प्रोवाइड कराई जाए। तो एज ए होल सोशल कंट्रोल इज एक्सरसाइज विद सम स्पेसिफिक एंड इन व्यू। तो यहां पे कह रहा है कि एंड क्या होता था? एंड का मतलब ये है कि भाई जो समाज के जो लोग हैं उनको वेलफेयर प्रोवाइड कराया जाए। द इंडिविजुअल इज मेड कॉन्शियस ऑफ द अदर एग्जिस्टेंट्स एंड देयर इंटरेस्ट। यानी जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट की भी केयर करे, उसको भी उसका भी हितों का ध्यान रखे। तो दस इट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब सोसाइटी किसी एक पर्सन के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चल रही है, सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके इंटरेस्ट को बेटरली प्रोवाइड कराया जाए। अब आता है हमारा नीड फॉर सोशल कंट्रोल। भाई क्या जरूरत थी? तो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी था। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती थी, क्योंकि दो पर्सन की हम बात करें तो ना तो वो एक नेचर में एक जैसे हो सकते हैं, ना उनके इंटरेस्ट एक जैसे हो सकते हैं, ना उनके आइडियाज एक जैसे हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके बीच के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, क्लैशेस क्रिएट हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या जरूरी था? सोशल कंट्रोल जरूरी था। अब जो लोग साथ में रह रहे हैं उनके बीच में कई सारे क्लैशेस वगैरह क्रिएट हो सकते थे। तो यहां पर कह रहा है सोशल कंट्रोल इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। यानी सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कराया जाए। और प्रोटेक्ट किसके थ्रू होगा? सोशल कंट्रोल के थ्रू। अब आता है मेरा टू डेवलप कोऑपरेटिव व्यूज। अब कोऑपरेटिव व्यूज यानी एक पर्सन दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ द सोशल कंट्रोल इंडिविजुअल्स आर एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब कॉन्टैक्ट में किस बेस के ऊपर आएंगे? उनके इंटरेस्ट एक जैसे हो, या अलग अलग भी हैं तो दोनों पर्सन अपने अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उनकी हैबिट, पोजीशन, स्टेटस ये आपस के अंदर मैच खाएगा तो वो लोग आपस के अंदर कांटेक्ट में आएंगे। तो thus they develop the cooperative nature which is the basic element for the development of the society। अगला आता है हमारा टू प्रोवाइड सोशल संक्शन, यानी वो चीजें जिसको कि समाज के थ्रू स्वीकृति दे दी गई है। तो सोशल कंट्रोल प्रोवाइड सोशल सैंक्शन
एंड सोशल वेज ऑफ बिहेवियर, यानी आपका जो बिहेवियर है उसको एक तरह से, या सोशल वेज है उनको सोशल सैंक्शन, समाज के रूप से स्वीकृति दे दी गई है। अब हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने अपने कस्टम हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं ऑब्वियसली वो सारे नॉर्म्स को, कस्टम को, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो इफ एन इंडिविजुअल वायलेट्स द सोशल नॉर्म्स ही इज कंपेल्ड बाय द सोशल कंट्रोल टू ऑब्जर्व देम। अब एक पर्सन जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है और वो सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज को इग्नोर कर रहा है, तो सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर है सोशल कंट्रोल के जरिए उसको देख लेने की एक तरह से हिदायत दे देते हैं, उसको समझाया जाता है कि भाई आप जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है, अगर आप करते हैं रेगुलर तो आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो द अबव रीजन शोज द नीड फॉर सोशल कंट्रोल, यानी अपने तौर तरीकों को एक सही तरीके से चलाने के लिए भी क्या जरूरत थी, सोसाइटी को एक सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सोशल कंट्रोल की जरूरत थी। और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर तो इसकी नीड और भी ज्यादा है। अब मीन्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, तो the means by which individuals are compelled to conform the uses and life value of the group are numerous। अब इसका मतलब क्या बता रहा है ये कि इंडिविजुअल्स जो हैं अपने अपने जो उनकी लाइफ की वैल्यूज हैं वो कई सारी हो सकती है और उस तरीके से वो उस चीज को फॉलो करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कस्टम है, लॉ है, पब्लिक ओपिनियन है, रिलीजन है, मोर्टलिटी है, सोशल सजेशन है, नॉर्म्स है, यानी इन चीजों के बेस के ऊपर क्या किया जाता है, सोशल कंट्रोल। अब आता है हमारा कस्टम एंड लॉज। तो ये एक सोशल कंट्रोल का एक तरह से कस्टम के नाम के ऊपर सोशल कंट्रोल करा जाना फैशन बन चुका है। तो सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कस्टम एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया और इसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बन गई और इसको सोसाइटी के अंदर कम नहीं किया जा सकता था, इसकी इंपॉर्टेंस को कस्टम के, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो कस्टम के बेस के ऊपर हो रहा है। दे आर वेरी पावरफुल एंड रेगुलेट सोशल लाइफ। और ये कस्टम इतने ज़्यादा पावरफुल थे, सोशल लाइफ को रेगुलेट किया करते, नियमित बनाए रखा करते। अब दे आर एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। तो हमारी लाइफ के लिए तो सोसाइटी की लाइफ के लिए जरूरी थे ही सही, एंड आर वेरी डोमिनेंट स्पेशली अमंग इलिटरेट पीपल। यानी सोशल कंट्रोल के बेस के ऊपर जो इलिटरेट पीपल थे उनके ऊपर भी इस चीज से क्या किया जाता है, डोमिनेंस बनाया जाता था। दे प्रिजर्व आवर कल्चर एंड ट्रांसमिट इट टू सक्सीडिंग जनरेशन। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में इनको आगे बढ़ाया जाता है, स्पेशली किन लोगों के बीच में, इलिटरेट पीपल के बीच में जो सोशल कस्टम थे। दे ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड डेवलप सोशल रिलेशन अमंग देम। अब आपस के अंदर लोग साथ आते थे, सोशल रिलेशन इसके बीच में आपस के अंदर डेवलप होते थे। तो अकॉर्डिंग टू बॉग्रेट्स, ये भी एक फिलोसफर थे, ये क्या कहते हैं कि कस्टम एंड ट्रेडिशन आर ग्रुप एक्सेप्टेड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल दैट हैव बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड। यानी कस्टम और ट्रेडिशन वो टेक्निक्स थी समाज की जिनको की एक तरह से सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी और उनको समाज के लोगों ने उन चीजों को स्वीकार कर लिया था और ये चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टम लॉ, यानी कस्टम के बेस के ऊपर जो लॉ बनाए गए थे। तो इन प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर द नॉर्म्स एंड कस्टम वर सफिशिएंट टू कंट्रोल द इंडिविजुअल बिहेवियर since there was an almost unquestioned compliance with them, but in modern civilized societies custom tends to lose their hold, with the result that laws are enacted by the state to control the individual।
अब यहां पर ये कहता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स थे, कस्टम थे, वो पर्याप्त थे, यानी जिसके बेस के ऊपर सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सकता था, सोसाइटी के अंदर जो रहने वाले लोग थे, इंडिविजुअल पर्सन को कंट्रोल किया जाता था, यानी कस्टम के नाम का सहारा देकर के, धर्म के नाम का, कर्म के नाम का सहारा लेकर के लोगों के उसके ऊपर एक उसको सही रास्ते के ऊपर लेकर के आया जा सकता था, और उसके ऊपर कोई इसी तरह का कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाता था। ये तो बात थी कब की? एंशिएंट सोसाइटी की, प्रिमिटिव सोसाइटी। लेकिन मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर कस्टम की जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे क्या हो गई? कम होती चली गई। अब कस्टम की जगह क्या बनाए गए? रूल्स रेगुलेशन, लॉ बना दिए गए इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने के लिए। यानी अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे या नहीं करते हैं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पनिश किया जाएगा। तो सॉमेर बताते हैं कि लॉज आर एक्चुअली कॉडिफाइड कस्टम एंड मूव्स, यानी कस्टम और उसका ये एक आपस के अंदर मेल है। अब मैकावेर और पेज मत कहते हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी लॉ क्या है? रूल्स रेगुलेशन जिसको कि समाज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड की गई है, स्वीकृति प्रोवाइड कर दी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ, तो लॉज आर जनरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट फॉर इट्स मेंबर। तो लॉ क्या है? एक जनरल कंडीशन ह्यूमन एक्टिविटीज की, जो आदमी जो काम करता है, और उसको प्रिस्क्राइब किस लिए किया है? गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, या उसके स्टेट के जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उसकी तरफ से वो लॉ वगैरह बनाए गए हैं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस एंड थ्रो प्लानिंग एंड ए डेलिब्रेट फॉर्मुलेशन। एक लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्लानिंग बनाई गई है और उसको फॉर्मुलेट किया गया है। लॉ जो है डेफिनेट है, फिक्स है, क्लियर है। दे आर इक्वल टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन इन आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस। तो यहां पर ये कहता है कि वो जितने भी लोग हैं सबके लिए इक्वल हैं, यानी किसी विशेष परिस्थिति के अंदर उनको अगर यूज में नहीं लिया है तो जितने भी पर्सन वहां पर हैं उन सबके लिए इक्वल है। अगर कोई पर्सन जो लॉ बनाए गए हैं उसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको यानी कहने का मतलब पनिश किया जाएगा। किसके थ्रू? जो अथॉरिटीज हैं स्टेट की, गवर्नमेंट जो चला रही है, उनके थ्रू उसको पर्सन को पनिश किया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।